तो हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है तुला लग्न की, राशि आपकी है मेष। अगर आपकी मैं देखो जी कुंडली की बात करूं, वैसे तो आपकी कुंडली मुझे बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि आपके देखो जी काफ़ी ग्रह या तो उच्च के हैं या वो अपने घर में है। जैसे कि आपका यहाँ पे राहु उच्च का बैठा है, मंगल उच्च का बैठा है, शनि उच्च का बैठा है, केतु उच्च का बैठा है। चार ग्रह हैं आपके उच्च के। इसके अलावा जो गुरु है वो यहाँ पे अपने घर में बैठा है धनु राशि में। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे जो चंद्रमा है वो मित्र राशि में बैठा है। मतलब ऐसी कुंडलियाँ वैसे बहुत कम होती जिनके इतने ग्रह उच्च के हों या अपने घर में हों। लेकिन फिर भी ये ग्रह थोड़ा बहुत आपको बुरा फल जरूर देंगे। जैसे आपका सूर्य नीच का है, और ये राहु वैसे तो उच्च का है लेकिन आठवें घर में बैठा है। और आपको मैं अभी विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी पहले कुछ समझा देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं, और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 ग्रह पहले आपने समझने हैं, वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, ये है तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, ये है आठवां घर, नौवां, दसवां और 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अभी देखो जी, ये जो 12 घर हैं इन घरों से कुछ ना कुछ आपके बारे में पता किया जाएगा। जैसे कि ये जो पहला घर है, पहले घर से हम पता करेंगे कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, आपका सर, आपका मस्तक। ये चीजें इस पहले घर से देख के डिसाइड होंगी। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु रो कर्जा। सातवां घर है आपके पति का घर। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य आपका। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है वो घर देखो। जैसे कि आपका सवाल है अगर आपके काम काज को लेके, तो 12 घरों में जो काम काज का घर है वो है ये 10वां घर। तो हमें आपके काम काज के लिए 10वें घर को देखना पड़ेगा। और 10वें घर में एक नंबर लिखा जो कि है 4 नंबर। 4 है कर्क राशि। कर्क राशि का जो मालक है वो है चंद्रमा। तो आपके काम काज के लिए हमें 10वें घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके बच्चों को लेके है, तो 12 घरों में जो मैंने बच्चों का घर बोला है वो है 5वां घर। तो बच्चों के लिए 5वां घर देखेंगे। और 5वें घर में जो लिखा है 11, 11 है कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो आपके बच्चों के लिए हमें 5वें घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। तो मेरा देखो जी कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना है कुंडली का, आपको वो घर देखना होगा। और घर का जो मालिक बना है वो मालिक बना कौन है, कहाँ जाके बैठा है, वो आपने देखना है। अब देखो जी बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में देखो जी क्या होता है, ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन 9 ग्रहों का जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर हमेशा रहता है। बस इनका जो असर है वो कई गुना उस समय बढ़ जाता है जब इनकी दशा चलती है। मतलब दशा में इन ग्रहों का असर बहुत बड़े लेवल पे हो जाता है। जैसे कि अभी आपके ऊपर जो सबसे ज्यादा जो अभी असर है आपके ऊपर, वो है आपके ऊपर राहु ग्रह का। क्योंकि राहु की चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। और ये 2008 से चली हुई है। देखो पिछले कई साल हो चुके हैं, अभी भी 2.5 साल की पड़ी है, क्योंकि 5वां महीना 26 में खत्म होगी, तो 2.5 साल अभी पड़े हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर जो है वो है राहु ग्रह का। और दूसरे नंबर पे आपके ऊपर जो असर है वो है चंद्रमा का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये 11वां महीना 23 से चली है, और 5वां महीना 25 में खत्म होगी। मतलब आपकी लाइफ में जो चीजें हो रही हैं, खासकर इन 2 ग्रहों की वजह से हो रही हैं। वैसे असर तो सभी ग्रहों का है, लेकिन ज्यादा असर इन दोनों का है। तो हम पहले इन दोनों की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके राहु की बात करता हूँ। राहु कैसा है, तो राहु आपका बैठा है कुंडली के 8वें घर पे। राहु देखो जी पहले आप थोड़ा सा समझो, ये जो ग्रह होते हैं 9 ग्रह, कुछ ग्रह हैं देवते, कुछ हैं दानव। जैसे मंगल देवता है, चंद्रमा देवता है, सूर्य देवता है, गुरु देवता है। ऐसे जो राहु है ये है दानव। कुंडली के जो दानव ग्रह होते हैं, खासकर जो राहु है, इस ग्रह को कुंडली में अच्छा ग्रह नहीं माना गया। ये जिस घर में भी बैठता है उस घर की हानि करता है, और इसकी जब भी दशा आती है लाइफ में दिक्कतें पैदा कर देता है।
मेरे पास जितने भी केस आते हैं, जितनी भी कुंडलियां आती हैं, उनके ऊपर राहु की दशा जरूर होती है, क्योंकि ये अपनी दशा में सबसे ज्यादा बंदे को खराब फल देता है। और ये 12 घरों में सबसे ज्यादा खराब फल किस घर में देता है? जब 8वें घर में बैठता है। तो आपका देखो जी कहाँ बैठा है? 8वें घर में, ऊपर से चल रही दशा। मतलब राहु का जो आपकी दशा चल रही है, ये आप समझ लो आपका थोड़ा सा ये बुरे फल आपको देगा। और राहु वैसे देखो जी, अच्छी बात क्या है कि बैठा तो 8वें घर में है, लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है कि कौन सी राशि। यहाँ जैसे कि यहाँ पे 2 लिखा है, ये 2 है वृष राशि, जो कि है राहु की उच्च राशि। वैसे तो उच्च का बैठा है, इसकी वजह से फिर भी आपको अच्छे फल भी देगा। लेकिन राहु देखो जी, दानव ग्रह जितना मर्जी अच्छा भी हो, इसके लिए बुरा फल देने का आम बात है। बुरे फल 8वें घर में बैठ के देता क्या है? ये हेल्थ को खराब करता है, हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा कर देता है। खासकर 8वें घर के जो रोग होते हैं, नाभि के जो नीचे का हिस्सा है, पेट में दिक्कत जरूर देता है। कोई गुद्दे में रोग दे देता है, बवासीर होना, या कोई ना कोई, मतलब हेल्थ खराब होती रहती है। और इसके अलावा देखो जी, आपका जो सवाल था मेन कि आपको सबसे बड़ी जो दिक्कत आपकी क्या है, वो है मानसिक चिंता। तो जो मानसिक चिंता है देखो जी, मानसिक चिंता हम देखते हैं चंद्रमा से, क्योंकि चंद्रमा है मन का कारक। जब चंद्रमा कभी पीड़ित होता है, चंद्रमा नीच का बैठा हो या पापी ग्रह से पीड़ित होता है, तो ऐसे लोगों को मानसिक डिप्रेशन के वो शिकार होते हैं। तो आपकी अगर मानसिक चिंता हमने देखनी है, चंद्रमा को देखेंगे। और चंद्रमा कहाँ बैठा है? कुंडली के 7वें घर में। और चंद्रमा देखो जी 26 डिग्री का है, राहु है 4 डिग्री का। वैसे तो दोनों दूसरे घर में बैठे हैं, वो इस घर में है 7 में, वो 8वें घर में है, लेकिन इनका जो फासला आपस में, वो है 8 डिग्री का फासला है। मतलब ये क्लोज ही है। ये 26 डिग्री के बाद 30 डिग्री खत्म हो जाता है, और ये 4 अभी स्टार्ट हुआ है। मतलब दोनों बिल्कुल क्लोज हैं, चाहे एक दूसरे के घर में, एक अलग अलग घरों में बैठे, फिर भी क्लोज आ रहे हैं। यहाँ पे ये जुत्ती लागू होगी, इसे कहते हैं पापगत्तरी योग। मतलब चंद्रमा आपका पापी ग्रह से पीड़ित है, उसी के साथ क्लोज में बैठा है, और ऊपर से इसकी शनि की दृष्टि है। चंद्रमा मतलब जो राहु है, ये चंद्रमा को भी खराब करेगा। अभी जो राहु की दशा चल रही है, इसमें क्या होगा? ये चंद्रमा को खराब कर रहे से हम ग्रहण दोष भी कहते हैं, चंद्र ग्रहण दोष। मतलब आपका जो मानसिक चिंता आपको हो रही है, डिप्रेशन की आप शिकार हैं, सबसे बड़ा कारण चंद्रमा का राहु के साथ पीड़ित होना। ये चंद्रमा राहु को पीड़ित कर रहा है, राहु चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है। और दूसरा कारण देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि राहु कहाँ बैठा है? 8वें घर में। किस राशि में है? वृष राशि में उच्च का बैठा है। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन एक नक्षत्र भी होता है कि किस नक्षत्र में बैठा है। तो राहु बैठा है आपकी कुंडली के सूर्य के नक्षत्र में। और सूर्य आपकी पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा मुझे खराब लगा, क्योंकि वो नीच का बैठा है, और वह बैठा भी आपके सर के ऊपर है, सर, मस्तक। मतलब राहु जो फल देगा, वो सूर्य के भी थोड़े से फलों को दिखाएगा। और सूर्य क्योंकि पहले घर की हानि कर देगा, सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, मानसिक चिंता होना। तो राहु भाई सूर्य के फलों को भी दिखा रहा है, और सूर्य आपका है नीच का। और राहु चंद्रमा को भी पीड़ित कर देगा, ग्रहण मानसिक चिंता। मतलब राहु के उपाय आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि युति भी लागू होगी थोड़ी सी। चंद्रमा राहु साथ बैठे, एक दूसरे के क्लोज हैं, तो ग्रहण दोष भी बनेगा। और राहु सूर्य के नक्षत्र में होने की वजह से, सूर्य को भी नीच का है, उसको भी पीड़ित कर रहा है। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी जो भी दिक्कतें परेशानियां हैं, जो आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है मानसिक चिंता, कारण है राहु। उसका आपके ऊपर बड़ा असर है, उसकी दशा चल रही है। तो अगर आपने राहु के उपाय शुरू कर दिए, ये आपकी दिक्कतें देखो जी शो मंत्र हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। लेकिन अच्छी बात यहाँ पे एक और है कि इसकी चलो दशा भी खत्म होने वाली है, 2.5 साल की दशा पड़ी है। तो ये आपका थोड़ा सा बस यही समय बचा है। बाकी इसके बाद दशा चलेगी आपकी गुरु की, और वो तो आपका है बड़े लेवल पे अच्छा। वो समय आपका बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आपने राहु के सही ढंग से उपाय कर लिए, क्या पता आपका महीने में ही राहु अच्छा हो जाए। तो कहने का मेरा मतलब बस यही है कि राहु के उपाय करने बहुत जरूरी हैं। तो क्या उपाय हैं? पहला जो आपने उपाय करना है, वो है आप इसके मंत्र एक बार पूरे करो, संकल्प लेके 18,000। और ये आपने स्टार्ट करने हैं शनिवार के दिन। आज शायद गुरुवार है, तो अभी जो शनिवार आएगा, शनिवार से स्टार्ट करना। कैसे? आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा। और मेरी लाइफ में सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि मुझे मानसिक चिंता बहुत ज़्यादा हो रही है, डिप्रेशन की मैं शिकार हो चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ आपका जो भी बुरा फल है वो प्लीज़ मुझे ना मिले, मेरी हेल्थ अच्छी हो, आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। इसलिए आपको मैं प्रसन्न करने के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या है, वो पूरी करने जा रही हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके मंत्र एक बार ये पूरे कर लो। और मंत्र पूरे करने के बाद फिर आप चाहे छोड़ देना। फिर आपने दूसरा उपाय शुरू करना है, वो है राहु कवच का पाठ।
और ये पाठ देखो जी आपने रोजाना पढ़ना है जब तक आपके ऊपर है दशा। रोजाना आपने एक तो पाठ पढ़ना ही पढ़ना है या इसको सुन लिया करो। तीसरा पाए, राहु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है या इसको भी सुनना है, और ये भी जब तक दशा एक दो पाठ आपने पढ़ना है या सुनना है। चौथा पाए आपने राहु का करना है दान। दान है सतनाजा। ये सतनाजा आप रोजाना पंछियों को डालो, मछलियों को डालो, चींटियों को डालो। सतनाजी की वीडियो आपको मैं भेजूंगा, उसको देख लेना आप। तो ये जो देखो मंत्र तो एक बार कंप्लीट कर लिए उसके बाद छोड़ देना। बाकी जो तीनों उपाय हैं इनको आपने जब तक तब तक करना है जब तक आपकी है दशा। इसके अलावा देखो जी राहु, अगर कोई बंदा शिव जी की पूजा उपासना करता है उससे भी राहु उसको भी कष्ट नहीं देता, तो आप शिव जी की पूजा उपासना भी करो, क्योंकि चंद्रमा के भी जो देवता हैं शिव जी हैं। तो शिव जी के मंत्र जाया करो, शिव जी का जो पाठ है ओम नमः शिवाय वो जाप किया करो, या शिव चालीसा पढ़ा करो। ये दोनों में कोई पाठ जरूर पढ़ो, चाहे शिव चालीसा चाहे ओम नमः शिवाय। कहाँ कहाँ पढ़ना, जब आप मतलब शिव जी के मंदिर जाएंगी वहां पे पाठ आप पढ़ सकती हैं। तो अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा, राहु की बड़ी दशा वो आपको मैं क्लियर कर चुका हूँ जो भी चीजें हैं, क्योंकि वो सूर्य के नक्षत्र में भी है तो आपको सूर्य के भी उपाय करने पड़ेंगे। और पूरी कुंडली में सबसे बड़े लेवल पे जो ग्रह खराब आपका सूर्य है, उसकी मैं बात करूंगा। पहले हम बात कर रहे थे राहु की। राहु की बात क्लियर हो चुकी है कि क्यों वो आपका, वैसे देखो जी ये मत सोचना कि वो आपका बड़े लेवल पे खराब फल देगा, क्योंकि उच्च का भी बैठा है, कई अच्छे फल भी देगा, उम्र भी लंबी कर देगा और भी अच्छे फल देता है। अब आगे बढ़ते हैं। आपके ऊपर अंतरदशा है चंद्रमा की, ये 11वें महीना 23 से चली है। पिछले देखो जी 3 महीने हो चुके हैं चंद्रमा की चल रही है अंतरदशा। और जैसे मैंने आपको बोला चंद्रमा जो आपका है वो जहां बैठा है 7वें घर में, आपके पति घर में बैठा है। चंद्रमा देखो जी आपकी कुंडली की जिस घर का मालक है वो है ये 10वां घर। 10वां घर आपके है कामकाज का, पिता का, सरकार और मान प्रतिष्ठा। और 10वें घर में कौन सा नंबर है, 4। 4 कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो हमें इन 4 चीजों के लिए चंद्रमा को देखना पड़ेगा, जो कि आके बैठा है पति घर में। चंद्रमा देखो जी है तो आपका तो अच्छा, उसने अच्छे फल देने हैं। क्या अच्छे फल देगा, काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, पति के लिए अच्छा है। बस वो पीड़ित है। पीड़ित ये है कि वो उसके साथ में ही थोड़ा सा फासले में 8 डिग्री का फासला है, तो राहु, इसके वजह से वो पीड़ित होने की वजह से उसके जो अच्छे फल हैं उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी। मतलब काम काज में दिक्कतें, थोड़ी सी पिता संबंधी दिक्कतें, मन का कार्य का सबसे बड़ी दिक्कत, मानसिक चिंता आपको देगा, डिप्रेशन का शिकार बना देगा। चंद्रमा के रोग कौन से होते हैं, घबराहट होना, फोबिया होना, मानसिक चिंता चिंता होना, ये चंद्रमा के रोग हैं। और ऊपर से इसके ऊपर पड़ रही है शनि की दृष्टि, क्योंकि शनि की नीच राशि है। कहने का मेरा मतलब ये है, ये जो चंद्रमा की आपकी दशा चल रही है तो अच्छा था, बस वो पापी ग्रहों से पीड़ित है। ऊपर से शनि की दृष्टि और साथ में फासले में राहु बैठा है, पाप का त्रियोग में है। तो कहने का मतलब बस यही है कि आप चंद्रमा के भी उपाय करो, क्योंकि ये जो दशा है आपकी, जब तक दशा है तब तक आपकी दिक्कतें जो हैं डिप्रेशन को लेके वो बढ़ेंगी। इसके बाद इसके बुरे फल कम होंगे। बाकी इसके जो उपाय हैं आपने इसके भी 3 उपाय करने हैं, और इसके उपाय सुबह के टाइम में करने हैं। तो इसका जो पहला उपाय है वो है सुबह के टाइम, इसका भी आपने करना है मंत्र जाप। और ये भी आप देखो जी 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, जितना आप कर सकती हैं रोजाना सुबह के टाइम किया करो। ओम सोम समाय नमः। दूसरा उपाय, चंद कवच का पाठ आपने पढ़ना है या उसको सुनना है सुबह के टाइम। तीसरा उपाय, चंद स्रोत का पाठ पढ़ा करो या सुना करो। तो ये 3 काम अपने सुबह के टाइम करने हैं। मंत्र चाहे 1 माला, आपकी मर्जी है जितना आप कर सकती हैं, सोमवार से स्टार्ट कर लेना। और ये दोनों पाठ जो है सुबह के टाइम पढ़ लिया करो, चाहे इसको सुन लिया करो। सवाल है कि पाठ कब तक पढ़ने हैं, जब तक आपकी जो दिक्कतें हैं डिप्रेशन वाली दूर नहीं हो जाती, तो ये पाठ आपने पढ़ते रहना है। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको मैंने बोला था ये जो सूर्य है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु बैठा तो 8वें घर में अपनी उच्च राशि में है, लेकिन नक्षत्र कौन सा है, सूर्य का नक्षत्र में बैठा है। और सूर्य जैसे मैंने बोला वो आपका अच्छा नहीं है। अब सूर्य की बात करते हैं कि सूर्य क्यों अच्छा नहीं है। सूर्य देखो जी कहाँ बैठा है, पहले घर में। और पहला घर सबसे मेन घर होता है। जैसे ये जो 12 घर मैंने बोले हैं, ये 7वां घर किसका है, पति का। 5वां घर बच्चों का, चौथा घर माता, तीसरा घर छोटे भाई बहन। ऐसे ही जो पहला घर होता है, पहला घर है आपका खुद का घर, कि आप खुद कैसी होंगी, आपका शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी होगी, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, इस पहले घर से देखेंगे। मतलब आपके बारे में अगर जानना है कि आपका शरीर की बनावट कैसी है,
ये पहले घर से देखेंगे। जो भी आपकी हेल्थ, स्वभाव, सर, मस्तक, पहले घर से देखेंगे। और पहले घर में नंबर कौन सा है? 7। 7 है तुला राशि, मालक है शुक्र। तो आपके बारे में जानने के लिए एक तो हमें शुक्र को देखना पड़ेगा, और शुक्र के अलावा पहले घर में सूर्य और शनि बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। मतलब 3 ग्रह देख कर डिसाइड होगा आपकी हेल्थ के बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपके सर के बारे में, मस्तक के बारे में। तो सबसे पहले मैं सूर्य की बात करता हूँ। तो सूर्य बैठा है पहले घर में, और पहले घर में जो नंबर लिखा है वो है 7 नंबर। पहले घर में क्या लिखा है? 7। 7 है तुला राशि, और तुला राशि में जब भी सूर्य बैठता है तो ये नीच का हो जाता है। और नीच का सूर्य देखो जी बड़े लेवल पे खराब फल देता है। शास्त्रों में लिख भी रखा है कि सूर्य अगर नीच का है तो 1000 राजों को नष्ट कर देता है। मतलब आपका जो सूर्य है पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा देखो जी, मैं ग्रह खराब जिस ग्रह को मानूंगा, सूर्य को मानूंगा, क्योंकि वो है नीच का और बैठा भी आपके सर के ऊपर है। मतलब सूर्य से पहले घर की हानि कर देगा। पहला घर किसका है? सर। सर में दर्द बहुत ज्यादा होगा। मस्तक, मस्तक में दर्द होगा, क्योंकि सूर्य चीज का कारक भी है, सर का कारक है, मस्तक का कारक है। और आपको मानसिक चिंता भी देगा। आंखों में कष्ट होता है सूर्य की वजह से, राइट आंख का कारक होता है, आंखों में कष्ट होगा। सूर्य है पिता का कारक, पिता संबंधी दिक्कतें पैदा होती हैं। सरकार का कारक है, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी करता है। और सूर्य जिस घर का मालक है वो है इस घर का 11वें घर का। और 11वां घर है आपके बड़े भाई बहनों का घर। ये आपको बड़े भाई बहनों को लेकर दिक्कतें, लाभ में कमी, तो इस सूर्य के बुरे फल आपको मिलेंगे। लेकिन साथ में देखो जी शनि बैठा है, वैसे ही शनि यहाँ पे उच्च का है, इसे हम एक योग कहते हैं। नीच बंग राजू बना है। मतलब नीच बंग राजू बनने की वजह से क्या होगा? सूर्य के जो बुरे फल भी मैंने बोले हैं वो बुरे फलों में आएगी कमी। मतलब जो बुरे फल हैं जहाँ तो आपको मिलेंगे नहीं या मिलेंगे कम मात्रा में। लेकिन वो यहाँ पे नीच बंग राजू को लागू नहीं होगा, क्योंकि शनि यहाँ पे अस्त हो चुका है, मृत हो चुका, वो उसके बुरे फलों को कम नहीं कर सकता। लेकिन इतना का है बुरे फल जो है वो कम हो जाएंगे जरूर, लेकिन फिर भी सूर्य बुरे फल तो देगा ही। जो मैंने बुरे फल भी बोले हैं कि सर में दर्द, मस्तक में दर्द, हेल्थ खराब, आंखों में कष्ट। तो सूर्य, और वैसे भी क्योंकि जो राहु की भी दशा है, राहु मैंने जैसे बोला, बार बार आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक नक्षत्र होता है कि किस नक्षत्र में बैठा है। तो सूर्य के नक्षत्र में बैठा है मतलब आपको सूर्य के भी उपाय करने पड़ेंगे। तो सूर्य के लिए क्या करना है? इसके पीछे जो 23 है ये पावर होती है, पावर आपने करनी है -0। तो इसकी पावर जितनी कम होगी उतना ही इसका बुरा फल कम होगा। तो सूर्य के लिए जो पहला उपाय है वो है आप सूर्य को जल दिया करो। रोजाना सुबह के टाइम सूर्य को जल देना है, पहला काम आपका ये है। दूसरा काम सूर्य का करना है लाल रंग का दान। इसका दान करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कब करना है दान? रोजाना करो सुबह के टाइम, जब सूर्य निकलता है उस समय आपने सूर्य का दान करना है, लाल रंग का दान करना है। जैसे गेहूं हो गया, गुड़ हो गया। दान क्या है? वीडियो अलग से भेज दूंगा, उसको देख लेना। तो दो उपाय क्या क्या मैंने बोले हैं? सूर्य को जल दो सुबह के टाइम, जल देने के बाद उसी समय सूर्य की वस्तुओं का दान कर दो। दान की वीडियो अभी मैंने कुछ दिन पहले अपने चैनल के ऊपर बना रखी है कि सूर्य का दान क्या होता है, पूरा विस्तार में समझाया है। उसमें दान देखना कि आप क्या कर सकती हैं दान, वो दान आप किया करो। तो सूर्य के दो उपाय हो चुके हैं, सूर्य को जल देना, सूर्य का दान। और तीसरा उपाय सूर्य का है वो है इसका पाठ आपने करना है, जो कि है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। तो ये पाठ आपने रोजाना सुबह के टाइम पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तो ये 3 उपाय सूर्य के आपके हो चुके हैं। सूर्य को जल दो, दान करो, और इसका ये पाठ जो है वो पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। अब देखो सूर्य के साथ ही शनि बैठा है। सवाल कि शनि आपका कैसा है? शनि देखो जी 100 में से 70-80% अच्छे फल देगा, थोड़े से खराब फल देगा। शनि कहाँ बैठा है? पहले घर में ही। सूर्य पहले घर की कर रहा है हानि, क्योंकि पहले घर में वो यहाँ पे नीच का बैठा है, लेकिन शनि पहले घर में यहाँ पे उच्च का बैठा है। शनि, ये जो तुला राशि है शनि की उच्च राशि है, और जो ग्रह उच्च का होता है वो अच्छा होता है। मतलब शनि आपका है उच्च का, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है वो अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? शनि जिन ग्रहों का है मालक, मालक किस घर का है? एक तो चौथे घर का मालक है, और ये इस 5वें घर का मालक है। चौथा और 5वां दोनों घर हैं शनि के। चौथा घर किस चीज का है? चौथे घर से आपकी माता का सुख देखा जाएगा, मकान का सुख, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, चौथे घर से देखेंगे। चौथे घर में नंबर कौन सा है? 10। 10 है मकर राशि, मालक शनि। मतलब चौथे घर की जो चीजें हैं वो हम शनि से देखेंगे, और वो उच्च का है, तो शनि चौथे घर को अच्छा कर देगा। मतलब आपको
मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, आपके पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी, भूमि जमीन जायदाद, ये सभी सुख मिलेंगे शनि की वजह से। और शनि इस पांचवें घर का मालिक है, पांचवा घर है आपके बच्चों का घर। पांचवें घर में नंबर लिखा है 11, 11 है कुंभ राशि, मालिक शनि उच्च का बैठा है, तो ये आपको बच्चों का सुख बहुत अच्छा दे देगा। पांचवा घर पढ़ाई का पढ़ा लिखा बना देगा, पांचवा घर बुद्धि का बुद्धिमान बना देगा। और शनि पहले घर का अच्छा कर देगा, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। तो हमने क्या देखा, शनि तो आपका अच्छा है भाई, लेकिन शनि के पीछे देखो अस्त लिख रखा है, मतलब शनि आपका सूर्य के साथ बैठने की वजह से अस्त हो चुका है। अस्त का मतलब क्या है, वो हो चुका है मृत, मतलब उसके जो अच्छे फल हैं वो कम हो चुके हैं। देगा तो अच्छे फल ही, बुरे फल नहीं देगा, लेकिन अच्छे फल बस कम हो चुके हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला था शनि आपको बुरा फल भी देगा, वो क्या देगा, इसकी सातवीं दृष्टि पड़ेगी सातवें घर के ऊपर, पति घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि है। थोड़ा सा पति से मनमुटाव कराएगा, या विवाह में कई बार देरी कर देता है, या विवाह देरी से होता है, या पति से मनमुटाव लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। वैसे पति के लिए देखो जी 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे, मैं सभी ग्रहों को देख के बाद में बताता हूँ कि पति का सुख कैसा है। फिलहाल अभी एक ग्रह की बात हो रही है। तो शनि आपको समझ आ चुकी है, अच्छा भी है बुरा भी है। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि शनि का जो बुरा फल है पति के मामले में वो आपको ना मिले, और जो अच्छे फल हैं वो कई गुना बढ़ जाएं, ऐसा आप क्या काम करें। तो आप रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ सकती हैं। एक पाठ रात को शनि चालीसा का पढ़ लिया करो, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और आपके जो इष्ट देव हैं वो है शनि देवता, तो शनि मंदिर माथा टेकने भी जाया करो। हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेक के आओ। दान नहीं करना शनि का, खाली माथा टेकना है। और शनि चालीसा का पाठ रात को जानना पड़ता है। तो ये पाया आप करो। अब देखो जी, हमने और शनि सूर्य जब एक साथ बैठते हैं, इसे हम एक दोष भी कहते हैं, इसे कहते हैं पित्तर दोष। ये पित्तर दोष भी थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल कराता है, दिक्कतें परेशानियां पैदा करता है। और इस सूर्य शनि आपस में पिता पुत्र हैं, मतलब आपका जो पिता होगा उससे आपकी बनेगी नहीं, और आपका जो पुत्र होगा उससे बनेगी नहीं, ये दोष दिखा रहा है। क्योंकि सूर्य पिता है शनि पुत्र है, आपके पिता से नहीं बनेगी, और उल्ट आगे आपके पुत्र से नहीं बनेगी, ये दोष दिखा रहा है। वैसे ये थोड़ा सा दोष ज्यादा लागू नहीं होगा, क्योंकि शनि आपके उच्च का है। अगर शनि भी यहाँ पे खराब होता है, ये दिक्कतें फिर ज्यादा बढ़नी थी। बाकी दोनों के जो मैंने उपाय बताए, अगर ये उपाय करेंगे बिल्कुल सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपके मैं मंगल की बात करता हूँ। मंगल देखो जी आपका जहाँ बैठा है 10वें घर में, 10वें घर में नंबर कौन सा है, 10, जो कि मकर राशि। मंगल चौथे घर में बैठा है, 10 यहाँ पे लिखा है मकर राशि में उच्च का बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। जैसे शनि आपका उच्च का है, ऐसे ही मंगल भी चौथे घर में उच्च का बैठा है। तो मंगल चौथे घर का कर देगा अच्छा। चौथा घर है मकान वाहन का, आपको मकान का सुख अच्छा मिल जाएगा, भूमि जमीन जायदाद ये सभी सुख मिल जाएंगे मंगल की वजह से भी। क्योंकि चौथे घर का मालिक वो भी शनि उच्च का है, चौथे घर मंगल उच्च का है, मतलब चौथा घर आपका बहुत अच्छा है। मकान वाहन का सुख बहुत अच्छा मिलेगा आपको। और मंगल जिन घरों का मालिक था, मालिक किस घर का है, इस सातवें घर का, जो कि पति का घर है। क्योंकि सातवें घर में नंबर कौन सा है, एक, जो कि मेष राशि। सातवें घर का मालक मंगल जो कि उच्च का बैठा है, वो पति के घर का मालक है, उच्च का बैठा है, तो पति का सुख अच्छा दिखा रहा है कि आपको पति का सुख अच्छा मिलेगा। और बल्कि पति के आने के बाद आपके मकान वाहन के सुख में भी वृद्धि हो जाएगी, मतलब पति आएगा उसके बाद आपको मकान वाहन का जो सुख है वो और बढ़ जाएगा, उन सुखों में वृद्धि हो जाएगी पति के आने के बाद, ये दिखा रहा है। और मंगल इस दूसरे घर का भी मालक है, जहाँ पे 8 लिखा है धन जोड़ने का। धन भी आपको धनी भी बना देगा, धन की कमी नहीं रहेगी आपके पास। तो ये मंगल का अच्छा फल है। लेकिन मंगल थोड़ा सा बुरा फल भी देगा, उसकी सातवीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, नीच राशि है, थोड़ा सा काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। बाकी फिर भी तकरीबन अच्छा ही है आपका। अब देखो जी यहाँ पे आपके तीसरे घर में शुक्र गुरु बैठे हैं। तो ये तीसरा घर जो होता है ये है आपके छोटे भाई बहनों का घर, कि आपके छोटे भाई बहन कैसे होंगे, पराक्रम कितना होगा आप में, साहस कितना होगा, तीसरे घर से देखेंगे। और तीसरे घर में नंबर कौन सा है, 9, 9 है धनु राशि, मालक कौन बना, गुरु, मतलब तीसरे घर का मालक गुरु है। और गुरु कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। गुरु तीसरे घर का मालक अपने घर में बैठा है, बहुत बड़ी अच्छी बात है भाई, तो तीसरे घर का कर देगा अच्छा। आपको आपको जो छोटे भाई बहन है, खासकर गुरु एक पुरुष ग्रह है, तो आपके गुरु ये दिखा रहा है कि आपके छोटा अगर होगा भाई होगा। वैसे शुक्र भी यहाँ पे बैठा है, देखो जी शुक्र है लेडीज ग्रह, गुरु है पुरुष। वैसे गुरु की राशि है, तो अगर आपका छोटा होगा भाई होगा, ये दिखा रहा है। जैसे आपने बोले थे लक्षण देखने हैं, तो भाई के योग ज्यादा दिख रहे हैं, छोटा भाई होगा। और भाई का सुख बहुत अच्छा है आपकी कुंडली में, क्योंकि गुरु अपने घर में बैठा है, तो भाई का सुख अच्छा मिलेगा आपको, पराक्रमी बना देगा, उद्यमी बना देगा, साहसी बना देगा। और गुरु छठे घर का भी मालक है, छठे घर में 12 लिखा है, ननिहाल का भी घर होता है, ननिहाल के लिए भी अच्छा है। और गुरु की सातवीं दृष्टि, पांचवीं दृष्टि पड़ेगी सातवें घर के ऊपर, पति के लिए अच्छा है। और मतलब जो गुरु की आपकी दशा आएगी अभी देखो जी, ये समय आपका बहुत बड़ा अच्छा होगा।
26 से लेके 42 तक जो दशा है बहुत अच्छी दशा जाएगी। उसके बाद शनि की दशा, वो भी उच्च का बैठा है, वो भी अच्छा है। बुध अच्छा है, मतलब आपका आगे अच्छा समय शुरू होने वाला है बस। तो गुरु हमने देखा वो अच्छा है। शुक्र की बात की जाए, शुक्र है इस पहले घर का मालिक, जहाँ पे सूर्य शनि बैठे हैं। तो पहले घर का मालिक शुक्र आपका बैठा है तीसरे घर में, गुरु की राशि। शुक्र देखो जी है तो अच्छा, लेकिन उसमें जीरो लिखा है, मतलब बल है नहीं उसमें जो अच्छा फल देना है। तो उसका बल बढ़ाने के लिए आप उसका मंत्र याप कर सकती हैं, जो कि है ओम शुम शुक्राय नमः। तो ये मंत्र अगर करती हैं इसका बल बढ़ेगा। लेकिन ये मंत्र अभी नहीं करना, क्यों? क्योंकि ये मंत्र, ये जो दूसरे मंत्र है पहले वो करो, क्योंकि आपको दिक्कत ना आए, इसलिए इसको मैं बोलूंगा इसको मंत्र को भी पेंडिंग में कर लो। इसको अभी शुरू मत करना, इसको शुरू करना है आपने 1 साल के बाद शुरू कर देना, या 2 साल के बाद, क्योंकि पहले जो दूसरे मंत्र है वो आपके लिए हैं जरूरी। तो हमने देखो जी बुध की बात कर लेते हैं। भाग्येश है, भाग्य जाके धन का है, भाग्यवंश आपको धन मिलेगा, और बुध के जुड़े कामों से आप धन भी कमाएंगी, क्योंकि बुध है वाणी का कारक। दूसरा घर है धन का, और दूसरा घर वाणी का है। जब भी बुध दूसरे घर में होता है, ऐसे लोग वाणी से जुड़े कामों से धन कमाते हैं। वाणी से जुड़े काम कौन से होते हैं? जैसे कि वकालत हो गया, उसमें वाणी की जरूरत होती है। जब पढ़ाने का कोई काम हो गया, या ज्योतिषी, ऐसे ऐसे लोग होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, या सेल्समैन हो गए, काफी बुध के ऐसे काम है, वाणी से जुड़े काम। तो बुध आपका फिलहाल अच्छा है। अब देखो जी, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि आप पहले सवाल समझो कि आपको मैंने उपाय क्या क्या बोले, पहले वो एक बार आपको मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। आपको मैंने कुछ उपाय रात के बोले हैं, कुछ है सुबह के टाइम। तो रात के जो उपाय हैं वो है कि अभी शनिवार से आप पहले राहु के मंत्र स्टार्ट करो। राहु के मंत्र स्टार्ट करने के बाद जब ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे 1-2 महीने में, 18,000 करने के बाद फिर आप इसको छोड़ के फिर आपने राहु कवच का पाठ पढ़ना शुरू करना है, और स्रोत का पाठ। मतलब पहले मंत्र पूरे कर लेना, फिर कवच और स्रोत के दोनों पाठ पढ़ने शुरू करने हैं रात के समय। या इनको पढ़ा करो, या इनको सुनना है जब तक राहु की है दशा। और रात के समय ही आपने शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है या सुनना है। तो ये 3 पाठ आपके हैं रात के समय: राहु कवच, राहु स्रोत और शनि चालीसा। और राहु का दान भी आपने रोजाना करना है जब तक आपकी है दशा। सतनाजे का दान होता है, वो वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। तो सुबह के टाइम आपको ने बोला कि सोमवार से स्टार्ट करो। चंद्रमा का मंत्र आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 3 4 माला जितना आप कर सकती हैं सुबह के टाइम करो। मंत्र है ओम सोम समाय नमः। सुबह के टाइम ही आपने चंद कवच का पाठ पढ़ना है, चंद स्रोत का पाठ, और सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। तो ये 3 4 काम आपके हैं सुबह के टाइम। और शुक्र का मंत्र आपको मैंने पेंडिंग में रखने बोला है, क्योंकि क्योंकि ये ज़्यादा पहले करो, इसको बाद में आप चाहे कर लेना। और इसके अलावा दान आपको किसका बोला है? राहु का दान बोला है, सूर्य का दान बोला है। सूर्य का दान तो आपको मैंने रोजाना बोला है, सुबह का टाइम करना है। दान की वीडियो आप देख लेना। और सूर्य को जल भी आपने देना है। और एक आप शनि मंदिर में भी जाना है, हर शनिवार को माथा टेक के आना है। बाकी देखो जी, आप बुध का कोई उपाय नहीं करना, मंगल के रहने दो, गुरु के भी रहने दो। और बाकी शुक्र के बाद में आप इसका फल बढ़ाना। सवाल की कोई रत्न धारण करना है या नहीं? रत्न देखो जी, आप फिलहाल अभी कोई रत्न धारण ना करो। शुक्र का वैसे कर सकती हैं, लेकिन वो आप करके एक बार देख लो। शुक्र की लग्नेश आपका शरीर का मालक है, वो आप धारण कर लेना। बाकी आप ऐसा करना, जो आपके फिर भी सवाल होंगे या कोई बात समझ ना लगी हो, कल दोपहर 1 और 2 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना। लाल कपड़े कम यूज करने हैं, नीले कपड़े आपने कम यूज करने हैं। और बाकी आप एक बार कॉल कर लेना, क्योंकि मैंने आपको अपना देखो 100% दे दिया है, जो भी चीज़ आपकी कुंडली मुझे दिखी है। और बाकी अगर ये उपाय करते हैं, देखो जी बिल्कुल आपकी जो भी दिक्कतें हैं दूर हो जाएंगी।